जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिटफाट है हम लोग। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और जनाब आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट रिपीटेड एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ एनटीएस नेट। जी बिल्कुल, आज की ये वीडियो देखने के बाद ये चीज़ आप मेरे से लिखवा लें और ये चीज़ गारंटेड है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के साथ साथ एनटीएस नेट में 100 आउट ऑफ 100 आने के भी वाजे चांसेस हो सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस लाजमी तौर पर कर देना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम आते हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के ऊपर। और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एक ऐसा पार्ट है एनटीएस के इंग्लिश के पोर्शन का कि जो बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता है। किस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को पढ़ा जाता है और किस तरीके से इनके बाद इनके जो सवालात है उनको आंसर किया जाता है, इस वीडियो में ये भी देखेंगे। तो ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है जिसमें वो ये कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू रिकंसाइल द आइडियाज ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट ऑन द क्वेश्चन ऑफ एजुकेशन, फुल स्टॉप। अब सबसे पहले ये स्टेटमेंट पढ़ के ये स्टेटमेंट समझने की कोशिश करें कि वो ये क्या कह रहा है कि जनाब डिफरेंट आइडियाज या फिर आइडियाज डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एजुकेशन से हम लेते हैं, उस क्वेश्चन पे अगर हम आइडियाज लेते हैं तो आप इट इज डिफिकल्ट टू रिकंसाइल। सही है जी। Some people maintain that pupils at school should concentrate on a narrow range of subjects which will benefit them directly in the subsequent careers. अब वो ये कह रहा है कि कुछ पीपल या कुछ लोग जो है वो इस बात से मुत्तफिक होते हैं और इस बात से एग्री करते हैं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नैरो यानी कि नैरो रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स का मतलब है कुछ मखसूस या ख़ास सब्जेक्ट्स पे फोकस करें ताकि उनको आगे अपने कैरियर्स में benefit हो directly। सही है। Others contend that they should study a wide range of subjects so that they have not only the specialized knowledge necessary for their chosen careers but also sound general knowledge about the world they will have to work and live in। अब देखें यहाँ पर दो राय आ रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नैरो रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ें ताकि उनको आगे सब्सिक्वेंट कैरियर्स में पढ़ने में आसानी हो और उनको पता लग सके और बेनिफिट हो। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ उनको उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो बल्कि उसके साथ साथ उनको जनरल नॉलेज भी हो जहाँ पर वो काम करेंगे और जहाँ पर वो रहेंगे। सही है जी। इस तरीके से पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी स्टेट दैट द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू सिविलाइजेशन आर मेड बाय दोज हु आर एक्सपर्ट इन देयर ट्रेड और प्रोफेशन। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो लोग पहली थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि पहली स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कहते हैं और स्टेट करते हैं कि भाई जो जितनी भी सिविलाइजेशन में ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से ही होती हैं जो कि अपने काम में प्रोफेशन में एक्सपर्ट हो। ठीक है जी। Those on the other side say that unless they have a broad general education, the expert will be too narrow in their outlook to have sympathy with their fellows or proper sense of responsibility towards humanity as a whole। अब अदर्स क्या कह रहे हैं? अदर्स ये कह रहे हैं कि जब तक उनके पास कोई जनरल नॉलेज, ब्रॉड एजुकेशन, बहुत वसी एजुकेशन नहीं होगी और उन्होंने वास्ट चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी तो फिर एक्सपर्ट्स के पास भी बहुत ही ज़्यादा नैरो इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आगे जाके मुश्किल हो सकती है किसी भी चीज को सेंस करने के लिए प्रॉपर्ली। समझ आ गया? अब हम इसका खुलासा या फिर इसका सेंट्रल आइडिया अगर कहें तो जर्नल में आप अगर हम इनको आउटलाइन अपने दिमाग में बिठाएं तो आपने ये पढ़ा इस पैराग्राफ में, ये कॉम्प्रीहेंशन में, कि यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है। दो चीजों की बात ये हो रही है कि कुछ लोग इस बात में मुत्तफिक होते हैं कि भाई स्टूडेंट्स को वाइड रेंज ऑफ एजुकेशन पढ़नी चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं स्टूडेंट्स को नैरो रेंज ऑफ एजुकेशन पढ़नी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि वाइड रेंज ऑफ एजुकेशन पढ़नी चाहिए वो क्यों कहते हैं और जो लोग कहते हैं कि नैरो रेंज ऑफ एजुकेशन पढ़नी चाहिए वो क्यों कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा। अब आते हैं हम इनके सवालात पे। ये चीज मैं अगेन आप रिवाइंड करके देखें अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नहीं समझ आया तो इस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन पैसेज लाइन बाय लाइन लेके चलते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में ऑब्वियसली हर सेंटेंस का पिछले सेंटेंस से कोई ना कोई ताल्लुक होता है। अब अगर पहला सेंटेंस था तो उसमें हमें यह पता लगा कि भाई स्कूल्स ऑफ थॉट हर किसी की डिफरेंट होती हैं। अब आगे हमने बताया कि डिफरेंट क्या होती हैं, दो हमने इसमें सिनेरियोज लिए, नैरो रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स और वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, और आगे हमने इसको समझ लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। School of thought can be explained as groups of people who study in a particular school thoughtfully, groups of people having a same ideas but with a different perception on a particular subject, group of people whose job is to think, group of people who are schooled to think। देखें अब वो कह रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट में यहाँ पे मतलब क्या है? डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट का मतलब यही है कि भाई वो लोग या फिर वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास आइडियाज सेम हो, बट उनके पास हर किसी चीज का या हर सब्जेक्ट का परसेप्शन या फिर देखने का नजरिया डिफरेंट हो। ठीक है, इसमें यही है ना कि आइडिया सेम है,
सही है, ठीक है। लेकिन जो चीज डिफरेंट है वो क्या है, सब्जेक्ट्स के पर थॉट, सही है जी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सही है, आगे चलते हैं। ब्रॉड जनरल नॉलेज इज नेसेसरी बिकॉज, अब वो यही बात कर रहा है, हमने देखे इसमें दो पढ़े थे ना, एक ब्रॉड पढ़ा था और एक नैरो पढ़ा था। अब वो कह रहे हैं ब्रॉड जनरल नॉलेज क्यों जरूरी है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। इट टीचेस अस अबाउट डिफरेंट थिंग्स, it broadens one's outlook, specialization is incomplete without it no one would get a job। देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी भी सवाल में समझ नहीं आ रही कि कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन डी तो करेक्ट हो नहीं सकता, बिकॉज देखिए इसमें लिखा हुआ है विदाउट इट नो वन वुड गेट अ जॉब, और हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। स्पेशलाइजेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट इट, हमने ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा। ऑप्शन ए पढ़े अगर, तो इट टीचेस अबाउट डिफरेंट थिंग्स, हाँ ये हमने पढ़ा। लेकिन इट broadens वन आउटलुक, ये हमने बिल्कुल करेक्ट चीज पढ़ी कि इट broadens वन आउटलुक, और यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि ब्रॉड जनरल एजुकेशन होती है, तो इस वजह से आपकी आउटलुक भी जो है वो बॉर्डन हो जाती है। इस वजह से ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द आइडिया ऑफ द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन द पैसेज इज दैट, अच्छा फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट का आइडिया क्या था कि भाई क्या नैरो वाली चीजें हमने पढ़ी थी ना, नैरो सब्जेक्ट्स जो लोग पढ़े, स्टूडेंट्स शुड स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स दे वांट टू, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। स्टूडेंट्स शुड स्टडी अ फ्यू सब्जेक्ट्स दैट विल हेल्प देम इन देयर प्रोफेशन, जी बिल्कुल हमने यही पढ़ा था ना कि स्टूडेंट्स शुड कंसंट्रेट ऑन अ नैरो रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स विल बेनिफिट देमसेल्फ डायरेक्टली इन द सब्सिक्वेंट कैरियर्स, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहा है कि स्टूडेंट्स शुड स्टडी अ फ्यू सब्जेक्ट्स दैट विल हेल्प देम इन देयर प्रोफेशन। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। सपोर्टर्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी स्टेट्स दैट या से दैट एक्सपर्ट्स हैव डन नथिंग टू हेल्प मैनकाइंड, पीपल विद जनरल नॉलेज आर मोर यूजफुल देन एक्सपर्ट। देखें ये ऑप्शन ए और बी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट थ्योरी में जनरल नॉलेज के तो हक में किसी ने कोई बात की नहीं। लोगों ने अगर बात की तो क्या बात की कि जनाब आपके पास जो है वो नैरो एजुकेशन या नैरो जो है वो आप तालीम लें या नैरो नॉलेज ले लें तो आपको एक्सपर्ट हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू प्रोग्रेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, पीपल विद जनरल नॉलेज हैव कंट्रीब्यूटेड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्वियसली हमने ये चीज पढ़ी भी थी तीसरी और चौथी लाइन में, एक्सपर्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू प्रोग्रेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सही है जी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, अब सेकंड स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास क्या थी, जनरल नॉलेज वाली थी ना। एजुकेशन विल नॉट बी एफिशिएंट या इफेक्टिव इफ pupils इग्नोर द स्टडी ऑफ फाइन आर्ट्स, हमने फाइन आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये तो होता ही नहीं है। हैव नथिंग अबाउट बट जनरल नॉलेज, ये भी हमने नहीं पढ़ा। हैव इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ देयर ओन वर्क, ये भी हमने नहीं पढ़ा। डू नॉट हैव अ वाइड जनरल एजुकेशन, जी बिल्कुल। देखिए हमने यही कहा था कि अगर लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास जनरल नॉलेज वाइड नहीं होगी या जनरल एजुकेशन वसी नहीं होगी, तब तक वो सक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के सवालात को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। शर्त यह है कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को गौर से समझें, उसके बाद सवाल पे, पहले सवाल पे आ जाते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, द सन वॉज टॉकिंग, लॉफिंग, ट्विंकलिंग या शाइनिंग, ऑब्वियसली सन शाइन करता है तो ऑप्शन डी शाइनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। आई से गुड मॉर्निंग डैश फादर एंड मदर ऑफ टू T-O-O-2, so obviously 2 is the correct option. I say good morning to father and mother. It is essential that all teachers dash a minimum of master's degree. तो it is essential that all teachers have, teachers है, ठीक है, प्लूरल आ रहा है तो इसके तो ऑब्वियसली हैव आएगा, हैव अ मिनिमम। अगर यहाँ पे होता ना ईच टीचर, टीचर होता खाली एस ना आता, सिंगुलर होता तो ऑब्वियसली हैज आता। तो ये चीज आप लोगों को भी पता है कि आई वी दे यू के साथ हैव आता है, ही शी नेम के साथ हैज आता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आफ्ताब डैश अ बाइसिकल, राइड, is riding, have riding या had riding, तो obviously is riding आएगा। आफ्ताब is riding a bicycle, आफ्ताब बाइसाइकिल को राइड कर रहा है, continuous tense है, ठीक है जी, और present continuous है because is आ रहा है। Dash in the world except diamonds, only little nations, only few nations, only a little nations या only a few nations, only a few nations, option 4 is the correct option, सही है। अच्छा जी, अब आते हैं हम आगे जरा एनालॉजीज पे, और एनालॉजीज को हम डिस्कस करते हैं। फुट का इंचेस है, अगर फुट का, अच्छा एनालॉजीज होता क्या, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आप लोगों को। अब अगर इससे पहले अगर मैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो आपको रिलेशन बताया जा रहा है दो चीजों के दरमियान, और अगले दोनों चीजों के दरमियान का रिलेशन आपने बताना है। एनालॉजीज होता ही रिलेशन है, यानी कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ क्या रिलेशन बनता है। फुट का इंचेस के साथ रिलेशन है, ठीक है, एक फुट में इतने इंचेस होते हैं, एक इंच में इतने फुट होते हैं, ठीक है, एक रिलेशन बन रहा है ना। आगे अगले दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स का आपने रिलेशन खुद बताना है, इनमें से कि किन दोनों का रिलेशन आपस में बनता है, ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जांपल वो आपको अभी, इसमें तो हमने दोनों का बताना है, सही है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये वो कह सकता है इस तरीके का, यानी कि परफोरेट होल्स, तो आगे क्या होगा। ऑब्वियसली यहां पर आपको वो वाला साइन नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके पास जो है वो नहीं है एनालॉजीज वाला क्वेश्चन, ये एनालॉजीज वाला ही क्वेश्चन है। अगर ये दो कॉलम्स ना बने हो तो इससे आपने परेशान नहीं होना, सही है जी। अच्छा, फुट का इंचेस है,
फिर ऑप्शन क्या होगा, बाथटब गैलन्स, मीटर माइल्स, पाउंड आउंसेस या फोक स्पून्स। ऑब्वियसली फोक स्पून्स का कोई रिलेशन बनता ही नहीं है, सही है। बाथ टब और गैलन्स का भी कोई रिलेशन बनता ही नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फुट और इंचेस की। तो ऑब्वियसली मीटर और माइल्स, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह फ्लाई एयर है, इसका भी जल्दी से कमेंट्स में आंसर बताएं। फ्लाई एयर, एयर में फ्लाई करते हैं, ठीक है, हवा में फ्लाई कर रहा है कोई, फॉर एग्जाम्पल इस तरह कोई रिलेशन बता दें, ठीक है। देखिए, रन रेस, ट्रेवल रोड, प्लांट अर्थ या स्विम वाटर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताएं, आपके पास 5 सेकंड है। तुक्का ही लगा दे बेशक। 5 4 3 2 1। ओके, जिसका करेक्ट आंसर होगा मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत आसान है, लेंस और ग्लास। तो सिंपल, आपको पता ही है कि देखें अब लेंस और ग्लास, आगे ऑप्शंस देखें, वेल वाटर, सॉ वुड, स्वीटर वूल या फ्यूल फायर। देखें लेंस और ग्लास का आपस में क्या रिलेशन है। ऑब्वियसली लेंस भी ग्लास की कैटेगरी में ही आता है, ऐसी बात है। अब देखें, वेल वाटर, सॉ वुड, स्वीटर वूल और फ्यूल फायर। इसका मैं आपको एक ऑप्शन आसानी से देता हूं, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, ये दो ऑप्शन है। अब इनमें से करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। परफोरेट होल्स, देखें इसकी ऑप्शंस देखें, रिपीट, सेंस, एंटर, हॉल, स्पेकल स्पॉट्स, फिल्टर वाटर और डेकोरेट रूम्स। अच्छा देखें, परफोरेट होल्स का मतलब क्या होता है। परफोरेट और होल्स का जो रिलेशन है, बेसिकली आप पहले इसका मतलब समझिए। परफोरेट का मतलब ये होता है कि क्रिएट होल्स इन इट, सही है जी। और आगे फॉर एग्जांपल इसी का ही मतलब इन्होंने बताया हुआ है, सही है ना। अब यहां पर पढ़ भी लेते हैं। द गिवन एनालॉजी इज परफोरेट होल्स व्हिच मींस दैट टू परफोरेट समथिंग इज टू क्रिएट होल्स इन इट। किसी भी चीज में होल्स क्रिएट करना, उसको परफोरेट कहते हैं। द टास्क इज टू फाइंड अ सिमिलर रिलेशनशिप, बिल्कुल। रिपीट सेंस, देखें टू रिपीट डज नॉट एक्चुअली नेसेसरी मीन टू क्रिएट सेंस, सही है ना, क्योंकि देखिए परफोरेट का मतलब है कि होल्स क्रिएट करना, सही है, और इसी का आगे मीनिंग भी एक तरीके से बताया हुआ है। तो इसका इस तरीके से रिलेशन बताया हुआ है। परफोरेट का काम क्या है कि होल्स क्रिएट करे, तो काम आगे बताया हुआ है। तो हमने कोई ऐसा एक ऑप्शन ढूंढनी है जिसमें कोई काम हो, ठीक है, समझ आइए आपको कि कोई आगे उसी चीज का काम हो रहा हो जो सेंटेंस या जो वर्ड हमें पहले गिवन है, ठीक है। रिपीट सिंस तो होने से रहा नहीं। एंटर हॉल, एंटरिंग द हॉल का मतलब है कि भाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्रिएट अ हॉल, इनकरेक्ट। हमने कोई ऐसी चीज ढूंढनी है कि जो क्रिएट हो रही हो पहले सेंटेंस से, पहले वर्ड से, सही है। स्पेकल स्पॉट्स, स्पेकल का मतलब है, सॉरी, स्पेकल का मतलब है टू कवर इट विद स्पॉट्स, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, देखें परफोरेट का मतलब था होल्स को क्रिएट करना या होल्स को बनाना, स्पेकल्स का मतलब है कि स्पॉट्स को कवर करना। ये थोड़ा सिमिलर मीनिंग बन रहा है ना। दिस इज द क्लोज ऑप्शन बट नॉट द बेस्ट। अभी आगे देखते हैं। फिल्टर वाटर, फिल्टर का मतलब होता है पानी को क्लीन करना या प्योरीफाई करना, ये भी कोई नहीं बनता। डेकोरेट रूम्स, डेकोरेट का मतलब है कि आप रूम को एनहेंस कर रहे हैं, ठीक है जी, और इसका इन दोनों का इस तरह का रिलेशन बन रहा है। तो इसमें सबसे कम डिफरेंट या फिर सबसे क्लोज रिलेटेड कौन सी ऑप्शन आती है हमारे पास, ऑप्शन सी, यानी कि स्पेकल स्पॉट्स जो है वो हमारे पास की करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं, स्टॉक वीट, स्टॉक वीट तो कौन सी ऑप्शन होगी, माइन, कोल, ओशन, टूना, सीलो ग्रेन, वेल, बुशर, रिजर्वायर, वाटर। अब देखिए स्टॉक और वीट का आपस में क्या रिलेशन है। स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक का मतलब यही है कि आप मार्केट में कितना स्टॉक है भाई, कितना रिजर्व है, ठीक है। स्टॉक रेफर्स टू रिजर्व और शॉर्टेज ऑफ समथिंग सच एज वीट, सही है, समझ आ गया। अब रिजर्वायर भी तो किस लिए यूज हो रहा है, रिजर्वायर भी तो रिजर्व करने के लिए यूज होता है ना, पानी को स्टोर करने के लिए। और स्टॉक का मतलब भी यही है कि भाई किसी चीज को रिजर्व कर रहे हैं या फिर किसी चीज की आपके पास एक अमाउंट है। तो वीट को अगर आप स्टॉक कर रहे हो तो वाटर को भी रिजर्व करते हैं ना, वाटर को जमा किस में करते हैं, रिजर्वायर में करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलती हैं। प्लान स्कीम, प्लान और स्कीम का आपस में क्या रिलेशन है, प्लान और स्कीम का रिलेशन तो पहले समझे। द रिलेशनशिप बिटवीन प्लान एंड स्कीम इज दैट दे आर सिनोनिम्स और क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ऑब्वियसली एक चीज प्लान आप कर रहे हैं और ऑब्वियसली वो स्कीम भी कह सकते हैं उसको आप, एक तरीके से सिनोनिम ही है, बिल्कुल ऐसी बात है। अब इसकी ऑप्शंस देखते हैं। एंटिक्विटी, एज, बिल्कुल भी ये नहीं हो सकती। आगे देखें, एनॉयंस, इवेजन, ये भी नहीं हो सकती। स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन, देखें स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन भी आपस में एक दूसरे के सिनोनिम ही बनते हैं। असाइनमेंट, वर्क, ये सिनोनिम नहीं हो सकते। प्रिजन, जेल, ये भी सिनोनिम नहीं हो सकते। अब आगे देखते हैं कि क्या करेक्ट ऑप्शन है। स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन आर रिलेटेड एज दे बोथ डिस्क्राइब इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। स्टेट्समैन का भी काम यही है कि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रखता है अपने आप को, और पॉलिटिशियन तो है ही पॉलिटिक्स का बंदा। ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन कौन सी आ गई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। एरोमेटिक स्मेल,
एरोमेटिक बेसिकली कहती स्मेल को है, और टार्ट और टेस्ट दे बोथ आर सेम, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, एरोमेटिक इज एसोसिएटेड विद स्मेल एज इट डिस्क्राइब स्ट्रॉन्ग और प्लेजेंट सेंट। बिल्कुल ऐसी मैंने बात की, एरोमेटिक कहती है स्मेल को है, और ये बताती क्या है, कोई भी स्ट्रॉन्ग या प्लेजेंट सेंट को बताती है। टार्ट भी टेस्ट ही की टाइप है, या फिर टेस्ट ही को डिस्क्राइब करता है, और इसमें क्या डिस्क्राइब करता है, शार्प और सोर फ्लेवर को। सो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है। हिरार्की भी रैंक से एसोसिएट है, और रैंक किसको कहते हैं, रुतबे को कहते हैं, और हिरार्की किसको कहते हैं, हिरार्की भी बेसिकली अरेंजिंग थिंग्स को कहते हैं ना, इन चीजों को अरेंज करना। अब यहाँ पे देखें, हिरार्की इज रैंक बिकॉज हिरार्की इन्वॉल्व्स अरेंजिंग थिंग्स इन अ रैंक्ड ऑर्डर। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं, इसमें ऑप्शंस क्या हैं। देखें, इक्वेशन सॉल्व्ड, देखें कोई रिलेशन आपस में बन नहीं रहा, ठीक है, तो ये भी नहीं है। क्रिटिक बायस, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्रिटिक बायस। क्रोनोलॉजी सिक्वेंशियल, बिल्कुल ये एक करेक्ट ऑप्शन है। वजह क्या है, बिकॉज क्रोनोलॉजी में भी आप क्या करते हैं, चीजों को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली क्रोनोलॉजी इज अ सीक्वेंशियल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग इवेंट्स इन द टाइम ऑर्डर, अदर ऑप्शंस डू नॉट शो द सेम। बिल्कुल ऐसी बात है। देखो, अब क्रोनोलॉजी भी जो है वो आपके पास क्या कर रही है, सीक्वेंशियल, यानी कि लोग चीजों को सीक्वेंस में अरेंज कर रही है, और हायरार्की भी क्या कर रही है, चीजों को अरेंज कर रही है रैंक्ड ऑर्डर में। ऐसी हमने चीज पढ़ी थी ना, अरेंज द थिंग्स इन द रैंक्ड ऑर्डर। सही है जी, आगे चलते हैं जनाब। एयरप्लेन हैंगर, अब एयरप्लेन और हैंगर का आपस में किस तरीके से रिलेशन है। देखिए, एयरप्लेन इज स्टोर्ड इन अ हैंगर, सही है, सो ऑब्वियसली मनी कहां पे स्टोर होती है, वॉल्ट में, या मनी को कहां पे रखा जाता है, वॉल्ट में रखा जाता है। सो सिंपल, सिमिलरली मनी इज स्टोर्ड इन वॉल्ट। अच्छा जी, प्रोपोनेंट थ्योरी, देखें प्रोपोनेंट और थ्योरी में आपस में एक दूसरे का क्या रिलेशन है। देखें, प्रोपोनेंट एक कोई ऐसा बंदा, या फिर कोई ऐसा लॉयर तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन कोई ऐसा एक पर्सन है जो कि किसी भी चीज को सपोर्ट कर रहा है, किसी भी थ्योरी को सपोर्ट करता है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे ऑप्शंस में एक्सपर्ट और थ्योरी भी एक ऐसा ही एक्सपर्ट होगा जो कि किसी भी थ्योरी को सपोर्ट करेगा या डिनाई करेगा। सही है, तो ऑब्वियसली लॉयर रूल नहीं हो सकता, क्योंकि लॉयर का काम रूल करना नहीं है। सपोर्टर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सपोर्टर थोड़ी मतलब आपको प्रपोज कर सकते हैं। प्रपोज मतलब का मतलब है कि एक थ्योरी तो नहीं बता सकता ना, कॉन्फिडेंस दे रहा है वो आपको। ट्रेटर कंट्री नहीं हो सकता, डिसबिलीवर विकेटनेस नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। आगे चलते हैं। गुड एक्सीलेंट, ऑब्वियसली एक चीज अच्छी है, और अच्छी और एक्सीलेंट, गुड एक्सीलेंट मींस कि बोथ आर इन अ पॉजिटिव वे। तो बैड इमोरल मतलब नेगेटिविटी आ गई यहाँ पे, तो दोनों नेगेटिव रिलेशंस आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। इंसेक्ट डिजीज, ऑब्वियसली इंसेक्ट क्या करती है, इंसेक्ट डिजीज को इन्वाइट करती है। तो वार क्या करता है, वार किस चीज को इन्वाइट करता है, आर्मी को नहीं करता, डिफीट नहीं, एर्जिनल नहीं, डिस्ट्रक्शन। सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बुक कवर, अब देखें बुक और कवर का आपस में क्या रिलेशन है। एक कवर क्यों यूज होता है, आप बुक को प्रोटेक्ट कर सके। प्रिंटिंग क्यों करेंगे आप, क्यों करेंगे आप प्रिंटिंग, किस पे करेंगे पेंटिंग, मतलब क्या चीज करेंगे पेंटिंग के लिए यूज होगी या प्रोटेक्ट करेगी पेंटिंग को। ठीक है, इस तरह हमने ढूंढना होता है। एग्जाम्पल नहीं हो सकता, वॉल नहीं हो सकता, कलर नहीं हो सकता, फ्रेम इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि फ्रेम जो है वो पेंटिंग को प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कवर इज यूज टू प्रोटेक्ट द बुक इन द सेम वे एंड फ्रेम इज यूज टू प्रोटेक्ट द पेंटिंग। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फ्लोट सिंक, फ्लोट का मतलब क्या है, अबव वाटर, और सिंक का मतलब क्या है, अंडर वाटर। इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। बोट का क्या होगा, देखिए बोट का शिप नहीं हो सकता, वार नहीं हो सकता, मिसाइल नहीं हो सकता, सबमरीन इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज बोट पानी में तैरती है और सबमरीन पानी के अंदर तैरती है, पानी के अंदर मूव करती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फ्लोट मींस अबव वाटर एंड सिंक मींस अंडर वाटर। इन द सेम वे बोट फ्लोट्स ऑन दी वाटर, पानी के ऊपर, एंड सबमरीन मूव्स अंडर दी वाटर, पानी के नीचे। सही है, तो इस तरीके से रिलेशन बताते हैं आप। वाटर और डैम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिपीट भी काफी दफा हुआ है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता भी हूँ। देखें, डैम क्यों होता है, ताकि उसमें पानी स्टोर हो, अच्छी बात है। डैम इज यूज्ड टू स्टोर द वाटर। तो क्या चीज स्टोर करने के लिए ट्रेड करते हैं हम, देखें, कॉमर्स, इकोनॉमी, गुड्स या ट्रेड पॉलिसी। बहुत आसान सवाल है, और अगर आपको ये चीज समझ आ गई जो मैंने बताई है, डैम इज यूज्ड फॉर द वाटर या डैम इज यूज्ड टू स्टोर द वाटर, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके पास है 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, जिसका आंसर चाहिए मैं पिन कर दूंगा। और इसके आंसर्स आप लोगों को जिन जिन के आंसर्स मैंने आप लोगों से पूछे, जो कि एक समझ लें शॉर्ट टेस्ट सा है, वो आंसर्स आप लोगों को ब्रॉडकास्ट चैनल में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर देना, सपोर्ट हो जाती है। अच्छा, अब आगे देखें। अब यहां पर इन एनालॉजीज में और पीछे जो हमने एनालॉजीज की उनमें फर्क देखो क्या है।
अब देखो पीछे हमने जो कुछ किए थे उसमें ना हमें सिर्फ और सिर्फ इन दो का रिलेशन गिवन था, अगले दोनों का हमने खुद बताना था। अब इसमें अगले दोनों में से भी एक का गिवन है और लास्ट वाले का हमने बताना है, तो इस तरह कभी आ जाते हैं कभी कभी। अब देखें इंटरेस्ट मनी लेंडर के साथ रिलेशन बताया हुआ है, तो हमने सैलरी का बताना है कि सैलरी का रिलेशन किसके साथ। देखें इंटरेस्ट किसको दिया जाता है, मनी लेंडर्स को, तो सैलरी किसको दी जाती है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को दी जाती है ना, जमींदार को तो नहीं कोई देगा, वर्कर्स को भी नहीं देगा, प्रिजनर्स को भी नहीं देगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ भी है इंटरेस्ट इज गिवन टू मनी लेंडर्स एंड सैलरी इज गिवन टू द एम्प्लॉयज, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास क्या है, इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। एस्थमा लंग्स, तो कंजक्टिविट्स क्या होगा आपके पास रिलेशन, सही है। अच्छा देखें एस्थमा जो है वो लंग्स की डिजीज है, ऑब्वियसली ये किसकी डिजीज हुई हमारे पास, आइज की डिजीज हुई, सो ऑब्वियसली आइज यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर श्योर। आगे देखें डिस्मे जॉय, डिस्मे और जॉय का आपस में रिलेशन बताया हुआ है, और डिस्मे होता क्या है, अब किसी को अगर ये नहीं पता तो इसका मतलब है कि वो अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी को ठीक करे, सही है। डिस्मे होता है, आप अगर जॉय है ना तो जॉय का ऑपोजिट है डिस्मे, सही है। ऑपोजिट ले ले, जॉय किसको कहते हैं, खुश होना, और डिस्मे किसको कहते हैं, उदास होना, तो डिस्मे और जॉय आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो टेंड ऑपोजिट क्या होगा, देखो आई टेंड टू डू दिस, मुझे ये करने का शौक हुआ, सही है, या फिर मैंने ये काम किया, सही है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, देखिए रिग्रेट तो नहीं हो सकता, ठीक है, पछताना तो नहीं हो सकता, इग्नोर हो सकता है, निग्लेजिबल नहीं हो सकता, स्पॉइल नहीं हो सकता, सो ऑब्वियसली टेंड क्या क्या होगा, ऑपोजिट इग्नोर, सही है। डिस्मे एंड जॉय आर ऑपोजिट टू ईच अदर, इन द सेम वे टेंड एंड इग्नोर आर आल्सो ऑपोजिट टू ईच अदर, सही है जी। एयर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर होती है, तो क्या चीज हो वाटर, क्या चीज होगी तो वाटर, मतलब किस चीज में वाटर होगा, सही है, इस तरीके से रिलेशन बताते हैं। तो ओशन में ऑब्वियसली वाटर होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मदर डॉटर, ठीक है, मदर और डॉटर का आपस में रिलेशन बताया हुआ है, माँ बेटी का तो बाप का बेटे के साथ होगा, तो फादर सन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं जनाब, बे डिफाई, ऑब्वियसली अब ये भी यहां पर आप देखें कि इट इज नजर आ रही है चीज सामने कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम है, ऑपोजिट है, सही है। एक चीज ताबेदार या एक चीज वफादार हो, या एक चीज कहना मान रहा हो बंदा, दूसरा क्या होगा, इसको डिफाई कर रहा हो या फिर इसको ना मान रहा हो, इस चीज को ना मान रहा हो, सही है। सो वर्क का क्या होगा, वर्क का ऑपोजिट या एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, रेस्ट, क्या ऑब्वियसली काम करना और आराम करना दोनों आपस में एक दूसरे के मुतजाद हैं, ऑपोजिट हैं, एंटोनिम, सही है। लाइट सन, ठीक है, अब सन क्या कॉज करता है, लाइट को कॉज करता है, ठीक है, सन क्या देता है, लाइट देता है। और क्या चीज ऐसी है जो कि हीट देती होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मून नहीं, फायर, फायर से हीट प्रोड्यूस होती है ऑब्वियसली, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, लाइन कार्निवोर, लाइन कार्निवोर, सो ऑप्शंस में ऑप्शन ई शार्क स्कैवेंजर इज द करेक्ट ऑप्शन। इसकी वजह क्या है, क्योंकि लाइन एक कार्निवोर है और इसका मतलब ये है कि लाइन ईट्स द मीट, सही बात है ना। और ऑप्शन ई में अगर शार्क के बारे में बात करिए तो शार्क जो है वो किसी भी डेड मटेरियल को खाती है, सही है। सो ऑब्वियसली ऑप्शन ई जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देख भी लेते हैं, अगर द करेक्ट इज ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन ई, और लाइन इज अ कार्निवोर meaning that it is eating the meat, या फिर it primarily eats meat. Similarly a shark can be a scavenger, mean it often feeds on dead or decaying matter। ठीक है जी, समझ आ गया। फॉक्स का कनिंग है, कनिंग के साथ एक रिलेशन है, सही है। अब देखिए फॉक्स का कनिंग के साथ रिलेशन किस तरीके से, एक ट्रेड बताई है ना, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड बताई हुई है कि फॉक्स की ट्रेड क्या है कि भाई वो कनिंग हो सकता है, ठीक है। अब आंट जो है वो इंडस्ट्रियस हो सकता है, यानी कि हार्ड वर्किंग या डिलिजेंट, सही है जी। अच्छा आगे चलते हैं, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल के ऑप्शंस देखें आप। अब हॉस्टाइल का रिलेशन बताना है आपने किसके साथ कैसे बनता है, आप इसको किस तरीके से करेंगे, देखें हॉस्टाइल का मतलब एंटोनिम बताएंगे हम, एंटोनिम क्यों बताएंगे, क्योंकि यहां पर आपको मैं बताऊं तो ऑडियल, एरोगेंट, अनफ्रेंडली और वॉलेटाइल, सही है। अब यहां पर आप देखें कि हमारे पास होता क्या है, मतलब क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, इसमें हमने एंटोनिम बताना है, सही है। एनालॉजीज वाला काम अब खत्म हो चुका है, सही है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, एंटोनिम वाला काम अब खत्म हो चुका है, अब हम एनालॉजीज पे आ गए, सही है। हॉस्टाइल का एंटोनिम क्या होगा, कॉर्डियल होगा, क्योंकि हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल का मतलब होता है एरोगेंट, गुस्से वाला, अनफ्रेंडली या वोलेटाइल, सही है। तो ऑब्वियसली कॉर्डियल जो है वो इसका एंटोनिम बनेगा। एंटोनिम के 3-4 मतलब होते हैं, एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट, एंटोनिम का मतलब होता है मुतजाद, अब उर्दू में लिखूं मुतजाद क्या, हाँ मुतजाद, और एंटोनिम का मतलब होता है एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एंटोनिम, सही है। तो ये 3 मतलब एंटोनिम्स के होते हैं, ठीक है। वर्ड्स ऑपोजिट भी कहते हैं इनको। हार्मनी, हार्मनी का एंटोनिम क्या होगा, देखें हार्मनी है तो हार्मनी का एंटोनिम ऑप्शन ए देखें स्ट्राइफ, ऑप्शन बी देखें
एनोयंस, ऑप्शन सी देखिए क्रुएलिटी, और ऑप्शन डी देखिए मिसचिफ। हार्मनी होता है सुकून, ठीक है, तो हार्मनी का ऑपोजिट होगा स्ट्राइफ। क्यों? क्योंकि देखिए हार्मनी रेफर्स टू अ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव कंडीशन, सुकून वाली जगह, पीस वाली जगह, व्हाइल स्ट्राइफ रेफर्स टू कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल। स्ट्राइफ क्या मतलब? कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल, सही है। आगे चलते हैं, डिसमल। डिसमल का ऑपोजिट क्या होगा? कंपेल, ब्राइट, रिजेक्ट या फिर लाइट। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं डिसमल कहते हैं किसको है। सबसे पहले तो ये चीज समझना जरूरी है। डिसमल कहते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट हो, सही, सॉरी, जो कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा डल हो, सही है। डल का मतलब है लाइट भी कह सकते हैं आप इसको, डल का मतलब ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज जो कि आपके पास बहुत ज्यादा डार्क हो, सही है। सो इसका ऑपोजिट आपके पास क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि ब्राइट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज अनप्रिडिक्टेबल हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, सही है। अब इसका हमने एंटोनिम बताना है, सही है जी। अनप्रिडिक्टेबल है, सो अनप्रिडिक्टेबल का एंटोनिम क्या होगा? प्रिडिक्टेबल, यानी कि अनचेंजिंग। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। डिस्पेसिबल, ठीक है जी। अब यहां पर देखें ऑप्शंस, एडमायरेबल, कॉन्टेम्प्टेबल, अर्न और प्योरिटी, ठीक है। अब देखें डिस्पेसिबल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को या किसी भी चीज को ऐसे रेफर कर रहे हैं जो कि विच डिजर्व कॉन्टेम्पशन, ठीक है, कॉन्टेम्प्ट, सही है जी। इसका ऑपोजिट ऑब्वियसली क्या होगा कि आप किसी भी चीज को एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेम्प्ट का ऑपोजिट क्या होता है? एडमायर। तो एडमायर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डिसऑनेस्टी है, ऑब्वियसली आप किसी के साथ डिसऑनेस्ट हैं, आप किसी के साथ ईमानदार नहीं है, बेईमान है, तो ऑब्वियसली इसका हमारे पास एंटोनिम क्या होगा? ऑनेस्टी। इंसर्ट, कोई चीज इंसर्ट कर रहे हैं आप, यूएसबी इंसर्ट कर रहे हैं, सीडी रोम इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसका आपके पास ऑपोजिट क्या होगा? इंट्रोड्यूस, स्टडी। इंट्रोड्यूस तो देखिए इसका सिनोनिम हो गया ना, स्टडी, डिलीट या सॉल्व। सिंपल है, डिलीट इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब हमने क्या बताना है भाई इनमें से? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बताना है। एक्टिव पैसिव में हमेशा ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि कोई भी सेंटेंस अगर आपके पास एक्टिव में गिवन है, कैसे पता लगेगा कि एक्टिव में गिवन है? सबसे पहले तो ये कि इसमें बाय का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, और यहां पर भी बाय का इस्तेमाल नहीं हो रहा। आपको क्वेश्चन में ये चीज नहीं बताई जाएगी कि कौन सी वॉइस है आपके पास गिवन, एक्टिव है या पैसिव है। सो एक्टिव पैसिव में ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि क्या ये एक्टिव है, पैसिव है। बाय अगर आ रहा है तो इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है, अगर बाय नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये एक एक्टिव वॉइस है, ठीक है। और अगर आपके पास थर्ड पर्सन नैरेटिव आ रहा है, थर्ड पर्सन नैरेटिव क्या होता है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा, तो वो आपके पास क्या है? पैसिव वॉइस है। और अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन नैरेटिव आ रहा है तो वो आपके पास क्या है? एक्टिव वॉइस है, ठीक है। ही स्पीक्स द ट्रूथ। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, यानी कि ट्रूथ पहले आ जाएगा, ही आखिर में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। ट्रूथ, अच्छा ये है किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस में, लेकिन ये है कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस है ना, बोलता है, वो सच बोलता है, सही है। अब देखें द ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन बाय हिम, मैंने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तो ट्रूथ जो आखिर में आया था वो शुरू में आ गया। इज बीइंग क्यों आया है? क्योंकि स्पीक्स है। स्पीक्स जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो ऑब्वियसली स्पोकन हो जाएगा, और स्पोकन के साथ पीछे क्या आएगा? इज बीइंग। सो ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन बाय हिम। मैंने इसके रूल्स आप लोगों के साथ ब्रॉडकास्ट चैनल में शेयर किए हैं, टेबल है एक प्रॉपर जिसमें रूल्स बताए हैं एक्टिव पैसिव के, तो वो लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। What is the solution of the following equation? Following equation आपके पास एक given है, equation क्या है? -3 mod of x plus 5 plus 1 is equals to 7 mod of x plus 5 plus 8। अब देखिए mod वाली equations को अगर हम एक तरफ ले जाते हैं और दूसरी equations को एक तरफ ले जाते हैं तो आपके पास क्या बनता है? अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा जो है वो mod वाली equations को एक साइड पे लेके जाता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं आपके पास ये -3x+5 और -7x+5 इक्वेशन किस तरफ आ जाएंगे, और ये इज इक्वल टू 8-1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास क्या बनेगा? नीचे करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर मॉड ऑफ x+5 को कॉमन ले ले, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं ना हम, इसका मॉड है, ठीक है। और बाहर क्या, अंदर क्या आ जाएगा? -3 -7, आगे मैंने शायद किया भी हो, ये बिल्कुल ये किया हुआ है, -3 -7 -10 आ गया इज इक्वल टू 7। अब ये 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 7/10 हो गया। इसका आंसर हमारे पास 7/-10 है, ठीक है। अब 7/-10 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर नेगेटिव में आता है। अब यहां पर हमारे पास जो भी फॉर एग्जांपल आंसर आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास -0.1 आता है, 0. माइनस में ही आएगा आंसर। और अगर आपके पास ऑप्शंस में ये दो ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्ट कर देते हैं मॉड, इसका आंसर जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं ऑप्शन ए, यानी कि माइनस का आंसर आ रहा है तो ऑब्वियसली बाद में आंसर माइनस। नहीं भाई, अल्लाह के बंदो, जब तुम लोगों के पास मॉड गिवन है तो इसका मतलब यही है कि जो आंसर नेगेटिव में आएगा उसको पॉजिटिव बनाएगा, और जो आंसर पॉजिटिव में है वो उसको
पॉजिटिव ही रहने देगा। तो लिहाजा अगर आपने वैल्यू निकालनी है x+5 की, x+5 के मॉड की, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने उसका आंसर पॉजिटिव ही लेना है हर हाल में। अगर आप पॉजिटिव नहीं लेते तो इसका मतलब है कि आप आंसर को गलत सॉल्व कर रहे हैं और आप मॉड का इस्तेमाल नहीं कर रहे उस तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 5 कंटेनर्स इज 600 किलोग्राम इफ द लाइटेस्ट कंटेनर वेट्स 400 किलोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस क्वेश्चन पे मैं स्टार लगाया था तुम लोगों को पता होता है कितना इंपॉर्टेंट है ये। एंड द अदर वेट्स एटलीस्ट 500 किलोग्राम, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ द फिफ्थ कंटेनर। देखिए वो ये कह रहा है एवरेज, सबसे पहले एवरेज की बात हो रही है तो एवरेज के लिए फॉर्मूला तो तुम लोगों को याद होना चाहिए, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। अब हमारे पास कितने कंटेनर्स हैं, 5 कंटेनर्स और उनकी एवरेज हमें कितनी गिवन है, 600 किलोग्राम। ठीक है, 600 गिवन गया। अब हमें पता है लाइटेस्ट कंटेनर के जो वेट है वो 400 है और बाकी सब के वेट जो है वो 500 है। हमने बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ द फिफ्थ कंटेनर। सही है, ये फॉर्मूला याद रखना है एवरेज का। और क्वेश्चन समझ आ गया। देखो एवरेज गिवन है 5 कंटेनर्स की 600 किलोग्राम, लाइटेस्ट कंटेनर का वेट भी हमें गिवन है 400 किलोग्राम और बाकी सबके वेट जो है वो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 500 किलोग्राम है। हमने मैक्सिमम पॉसिबल वेट निकालना है। वेट किसका निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल वेट ऑफ द फिफ्थ कंटेनर निकालना है। सही है, अब हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर होता है। 5 कंटेनर्स हैं, लेट द कंटेनर्स बी C1 C2 C3 C4 C5 और डिवाइडेड बाय नंबर, मतलब ऑब्वियसली 5 कंटेनर तो 5 हो गया। अब देखिए C5 हमने निकालना है। सही है, लेट C5 बी द मैक्सिमम वेट एंड C1 बी द लाइटेस्ट वेट। ठीक है, अब हमने एज्यूम कर लिया C2 C3 C4 को 500, बिकॉज वहां पे लिखा हुआ भी है कि लाइटेस्ट कंटेनर वेट्स 400। लाइटेस्ट कंटेनर हमने किसको लेट किया अभी फिलहाल, C1 को। इसकी जगह क्या पुट करेंगे 400 और बाकी रिमेनिंग क्या है 500। सही है, तो रिमेनिंग हमने क्या कर दिया 500, लेकिन C5 की वैल्यू हमने निकालनी है तो इसलिए इसकी जगह 500 पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये मैक्सिमम वेट हमने कंसीडर किया। सही है, अब यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं हमने क्या किया जनाब, 5 को उधर ले गए, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 कर दिया। क्या यही काम किया हमने, ऐसी ही बात है, सारे इसी से मुत्तफिक हैं। C1 की जगह हमने पुट किया 400 बिकॉज हमने कहा था कि इट इज द लाइटेस्ट वेट। ऊपर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, इफ द लाइटेस्ट वेट ऑफ द कंटेनर इज 400, तो हमने C1 को 400 कंसीडर किया और वैल्यू पुट की और बाकी सबको 500 500 500 पुट कर दिया। अब आप लोग कहेंगे बात भाई इसके साथ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। देखिए इसके साथ नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसको इक्वल टू के उस तरफ ले गए हैं और हमारे पास अब C5 की वैल्यू आ जाएगी जो कि हम 3000 माइनस करके निकालेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1100 आंसर आ गया है। ओ भाई गला सूख गया भाई मेरा। अच्छा समझ आ गया, ठीक है जी, ओके हो गया, इसी बात पर लाइक कर दो। अच्छा आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो तो हमारे पास एक इक्वेशन है 3x + 10 इज इक्वल टू 9x - 20। सो x + 5 किसके इक्वल होगा। अब जरा इसको अभी ना देखना, मैं जो लिख रहा हूं वो देखना। ऑब्वियसली x वाली साइड, x वाली चीजों को एक साइड पे करो तो हमारे पास क्या बनेगा, 3x - 9x इज इक्वल्स टू -20 - 10। ठीक है, अब यहां पर देखो 3x - 9x कितना बन गया, 9876। ठीक है, 6x बन गया तो -6x इज इक्वल्स टू -30। माइनस माइनस का साइन कैंसिल हुआ और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5। क्या ये आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है, हमने निकालना है x + 5। तो x + 5 करें दोनों साइडों पे तो 10 इज द करेक्ट आंसर। बच्चे गलती यही करते हैं कि x की वैल्यू निकाल के अल्लाह खैर से लाए, बात भी एनटीएस तो बड़ा फिट हुआ है, मेरे तो पूरे पूरे नंबर आएंगे। अल्लाह के बंदो पहले ये चीज तुम लोग देख तो लो, ये चीज समझ तो लो कि हमने x की वैल्यू निकालनी ही नहीं है, हमने जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x + 5 की। सही है, क्लियर हो गया, समझ आ गई, आगे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इफ 2 एप्पल्स एंड 3 बनानास कॉस्ट 50 रुपीज, हमें 2 एप्पल्स की और 3 बनाना की कॉस्ट पता है जो कि है 50 रुपीज। सही है, एंड 1 एप्पल एंड 6 बनाना कॉस्ट 70 रुपीज। दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी से, एक इक्वेशन तो इससे बनेगी 2 एप्पल्स और 3 बनाना की कॉस्ट 50 रुपीज है और एक इक्वेशन इससे बनेगी 1 एप्पल एंड 6 बनाना कॉस्ट 70 रुपीज। हमने बताना है कि हाउ मच 1 एप्पल एंड 1 बनाना कॉस्ट, एक एप्पल की और एक बनाना की कॉस्ट बतानी है। लेट दी एप्पल बी ए एंड बनाना बी बी। सही है, अब वो क्या कह रहा है, 2 एप्पल्स और 3 बनाना की मिला के कॉस्ट क्या है 50 रुपीज है। ठीक है, तो हमने एप्पल्स को एक आया तो 2 एप्पल्स मतलब 2a और 3 बनानास मतलब 3b और आपस में इस प्लस का साइन आएगा क्योंकि इन दोनों के प्लस के साइन, इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट 50 रुपीज है। ठीक है, और 1 एप्पल एंड 6 बनानास का क्या इक्वेशन बनेगी, 1 एप्पल मतलब a और 6 बनाना मतलब 6b और ये किसके इक्वल है 70 के। अब तुम लोग जो मेथड करो, यूनिटरी मेथड करो, प्लस माइनस करो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जो मर्जी करो, बात सारी ये है कि हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है जो कि हम अब इस तरीके से निकाल लेंगे। जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट से बताओ कैसे करेंगे भला इसको। देखो ए की वैल्यू की इक्वेशन से निकाल लो और बी में पुट कर दो।
ठीक है, इससे जो आंसर आएगा उसको वापस ए में पुट कर दो। ये इस तरह साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व होती है। या फिर ज्यादा मसला हो रहा है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, जो कि लंबा काम है, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता अपने स्टूडेंट्स को, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से करके नहीं आते सवाल, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करवाओगे दोनों इक्वेशंस को तो इस तरीके से होगा। आगे चलते हैं। हाशिम वॉक्स 25 मीटर्स इन 15 सेकंड्स। सही है जी, हाशिम ने जो है वो 25 मीटर वॉक किया 15 सेकंड में। ठीक है, इफ ही वॉक्स एट द सेम रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द डिस्टेंस ही विल वॉक इन 4 मिनट। अच्छा देखिए, ये यूनिटरी मेथड कहलाता है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। वो ये कह रहा है कि भाई 25 मीटर उसने वॉक की 15 सेकंड में। ठीक है, अगर वो इसी रेट से वॉक कर रहा है भाई, वो 4 मिनट में कितना वॉक कर लेगा, कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो ऑब्वियसली देखिए, सबसे पहले तुम लोगों ने काम ये करना है, इस मिनट को सेकंड में कर लो। तो 4 इंटू 60 करोगे, सेकंड में आ गया 240। अब हमें पता है कि 25, हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है ना, वो चीज तुमने रखनी है लेफ्ट पे। क्या चीज फाइंड आउट करनी है? मीटर्स फाइंड आउट करने हैं ना। ठीक है, और 4 मिनट में अब नीचे देखते हैं। देखें, अब देखें अब यहां पर हमने 4 मिनट्स को 60 सेकंड में 60 में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 240 सेकंड्स बन गए। अब देखें 15 सेकंड्स में कितने मीटर्स चल रहा है, वो 15 इज इक्वल टू 25 लिख सकते हैं हम। अब निकालो 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए क्या होगा? 25 डिवाइड बाय 15। और फिर निकालो 40 सेकंड के लिए, तो 240 सेकंड के लिए क्या होगा? 25 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 240। इस तरीके से इस सवाल को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बहुत आसान। आगे चलते हैं। हामिद बड़ा आ रहा है भाई। हामिद इज द 1/10th पर्सन इन द लाइन एंड सरमद हमारे मॉडरेटर भाई, सरमद इज द 214th पर्सन। हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन हामिद एंड सरमद? देखें, हामिद 110वां पर्सन है लाइन में, एक लाइन है, और हामिद उस लाइन में 1/10th नंबर पर है, और इसी लाइन में जो सरमद है 214th नंबर पर है। अब इन दोनों के दरमियान कितने लोग हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि आपने निकालना है कि भाई इन दोनों के दरमियान कितने लोग खड़े हैं। 1/10 और 2, आप गिनने से तो तुम लोग रहे नहीं। ठीक है, तुम लोगों ने क्या करना है, a माइनस बी माइनस 1 वाला फॉर्मूला याद रखना है इस तरह के सवालात को सॉल्व करने के लिए। क्या चीज? a माइनस बी माइनस 1 वाला फॉर्मूला याद रखना है। a क्या रखो? फर्स्ट पर्सन रख लो, यानी कि 110 रख लो, या फिर a जो है वो 214 रख लो, हाईएस्ट टर्म रखोगे। ठीक है, 214 माइनस 110 माइनस वन क्यों किया, अभी आगे वाले सवाल में तुम लोगों को समझ आ जाएगा। -1 इसलिए किया क्योंकि हमने इन दोनों के दरमियान की चीज निकालनी थी, दरमियान में, इन दोनों को नहीं काउंट करना, दरमियान के निकालना, तो इसलिए -1 किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आगे भी चीज आप लोगों को समझ आ जाएगी कि -1 कब करते हैं, +1 कब करते हैं, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। साद वॉज सेलिंग tickets for the school play. One day he sold tickets numbered 110 से 115. How many tickets did he sell that day? ठीक है, अब उसने क्या कहा जनाब, साद जो है वो टिकट सेल कर रहा था, एक दिन उसने टिकट सेल किया 110 से 115। ठीक है, हाउ मेनी टिकट्स डिड ही सेल दैट डे? देखिए, अब b माइनस a +1 वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है। इसमें हम कर रहे हैं +1, बाद पीछे हम कहे थे -1, क्या माज रहा है? अभी देखें, b माइनस a +1 करने हैं, तो b में हमारे पास क्या आ जाएगा, हाईएस्ट टर्म आ जाएगी 115। a में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा 110, और +1 कर रहे हैं तो +1 हमारे पास ऐसे हो गया, हमारे पास आ गया 6। अब ये +1 क्यों कर रहे हैं ये अभी आप लोगों को आगे जाके पता चल जाएगा। नंबर ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 97 टू 213। 97 से 213 के दरमियान कितने इंटीजर्स आ रहे हैं? देखें, 97 से 213 के बाद के दरमियान जो हमारे पास इंटीजर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, b माइनस a +1। ठीक है, अगेन यही फॉर्मूला लगाया b माइनस a +1 वाला, क्योंकि हमें इन दोनों के दरमियान वाले चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों नंबर्स इंक्लूड हो, अब मैं तुम लोगों को बात बताता हूँ सारी कि +1 का यूज करते हैं। देखें, अब जब हमने 110 और 115 के दरमियान निकालना था कि भाई उसने 110 से 115 टिकट सेल किए, ठीक है, 110 से 115 टिकट सेल किए, तो टोटल कितने टिकट सेल हुए? तो खास सर नजर भी आ रहा है कि 6 टिकट सेल होंगे, लेकिन बात यह है कि जब वो नंबर्स इंक्लूड करने हों जिनके दरमियान का आपको बतानी है वैल्यू, तो आपने +1 करना है। अगर वो नंबर्स इंक्लूड नहीं करने, जैसे हमने इनमें नहीं करने थे, तो तुम लोगों ने -1 करना है। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे इस तरीके से ये वाला सवाल भी तुमने सॉल्व करवा लिया, और तुम लोगों ने b माइनस a +1 करके इस आंसर को सॉल्व कर लिया। टोटल इंटीजर्स बिटवीन a एंड b विल बी a माइनस a। बिटवीन, देखो ये ट्रिक जो है ना, अगर सिर्फ b और a इंक्लूड हैं, कोई एक इंक्लूड है, यानी कि अब देखो इसमें हमारे पास अगर 110, वो कहते हैं ना 110 वाला इंक्लूड है, 115 इंक्लूड नहीं है, तो हम खाली b माइनस a करते। अगर दोनों इंक्लूड है तो b माइनस a +1 करेंगे, और अगर दोनों इंक्लूड नहीं है तो b माइनस a -1 करेंगे। समझ आ गई इस कॉन्सेप्ट की? ठीक है, अब देखें, अब वो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 13 टू 99। ठीक है,
फ्रॉम 13 टू 99। अब उसमें वो कह रहा है 99 इज एक्सक्लूडेड, इसमें एक नंबर इंक्लूड है, खाली एक नंबर इंक्लूड है, यानी कि 99 एक्सक्लूड है लेकिन 13 इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, b माइनस ए माइनस वन वाला फार्मूला लगाएंगे, b माइनस ए माइनस वन वाला फार्मूला लगाया और हमारे पास ये आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज 30, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हुज सम इज 30। अब देखें दो नंबर्स हैं, सबसे पहले तो उन दो नंबर्स को चुप करके लेट कर लो, लेट द टू नंबर्स बिटवीन x एंड y। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, सम हमें पता है 30 है, मैक्सिमम प्रोडक्ट उसका कितना निकलेगा, देखें x प्लस वाई कर दिया, एक नंबर को x दिया दूसरे नंबर को y लिया, इक्वल टू 30 और यहां से y की वैल्यू निकाली। अब मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है हमने, तो ऑब्वियसली y x इज इक्वल टू 30 माइनस y कर दो, या फिर x डॉट y करो ना और y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, सिंपल इज दैट। ठीक है, यहां से एक वेरिएबल साइड पे कर दो और उस एक वेरिएबल को साइड पे करने के बाद प्रोडक्ट डालो इन दोनों नंबर्स का और उस वेरिएबल जो साइड पे किया उसकी वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे हमने y साइड पे किया है, पुट कर दो, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अगर तो सॉल्यूशन यहाँ तक तुम्हें पता है और यहाँ पर ये आंसर ऑप्शंस में है तो यही करोगे, लेकिन अब आगे अगर तुम्हें ये कहा जाए कि भाई इसकी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालो, जो कि नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि निकालो तो किस तरीके से निकालेंगे वो भी बता देता हूँ। देखो अब इसमें ये एक्सप्रेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ बी एस इन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, माइनस है तो द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन ये बनती है। ठीक है, अच्छा एंड दी मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट दी वर्टेक्स, सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पर सिंपल तुम लोग ये देखो, ये इक्वेशन आपके पास सही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये इक्वेशन तुम्हारे पास है ये वाली है। अब इस इक्वेशन में से अगर तुम चीजों को कंपेयर करना शुरू करो तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तुम्हें भी पता है कि एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए तुम लोगों ने पढ़ा था 12 में, सही है, मैथ्स की बुक में। सही है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या पुट करोगे, 30 पुट करोगे, a की वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस 1 पुट करोगे, यहाँ से तुम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 50। सही है, एंटोनिम ऑफ इजी, ब्रीफ और क्लियर। इजी का एंटोनिम क्या होगा, ऑब्वियसली एंटोनिम का मतलब होता है मुतजाद, ऑपोजिट। इजी का ऑपोजिट है डिफिकल्ट। ब्रीफ का मतलब है कि आप किसी भी चीज को छोटा छोटा बता रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं, इसका ऑपोजिट क्या होगा, लॉग। क्लियर का मतलब है कि चीज क्लियर है, ऑपोजिट क्या होगा, अनक्लियर। सही है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज, हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, जाउल होता है। The branch of science which deals with the properties of matter and energy is called physics is the correct option. Physics is one of the branches of physical sciences. ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास इसकी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सही है जी, क्योंकि द ब्रांच ऑफ साइंसेज, फिजिक्स जो है वो बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज। सही है, अच्छा विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग, physics is the correct option. The most fundamental of all the science which provides basic principles and fundamental laws to the other branches of the science is called physics. द टेंडेंसी, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बार बार रिपीट होता है, डेफिनेशन ही अलग है, सिंपल कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी अलोंग एनी एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। ऑब्वियसली टॉर्क का मतलब क्या है, या टॉर्क का काम क्या होता है कि भाई रोटेशन का इसका सारा काम है और आपने बॉडी को रोटेट करवाना है अलोंग एक एक्सिस, तो आप उसको क्या नाम देते हैं, टॉर्क का नाम देते हैं। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एंगस्ट्रॉम, माइलस्टोन, मिलीमीटर या माइक्रोन। सो माइलस्टोन जो है वो आपको बताता है कितना सफर तय किया है, ना कि आपको यूनिट बताता है डिस्टेंस का। सही है, आगे चलते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। देखें फ्रिक्शन कहते हैं किसको है, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को। ऑब्वियसली रगड़ जो है या फिर जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, जो कि अपोजिंग फोर्स होती है, वो डिपेंड करती है सरफेस की नेचर पे। अगर एक फ्लैट सरफेस है और एक ऐसी सरफेस है कि वहां जहां पे खड्डे नहीं है या फिर जहां पे रफ नहीं है चीज, तो ऑब्वियसली वहां पे फ्रिक्शन कम होगी। और अगर एक ऐसी सरफेस है जहां पे बहुत रफ है, खड्डे हैं, अगर आप रोड की एग्जांपल ले ले, टूटी हुई रोड है, तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी। सो ऑब्वियसली नेचर ऑफ सर्विसेज जो है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास की करेक्ट ऑप्शन होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज याद करके जाना, साथ ही बेस क्वांटिटीज हैं, साथों के साथों याद कर लो, लेंथ, मास, टाइम, टेंपरेचर और पता नहीं कौन कौन सी हैं। अच्छा लेंथ इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, इन विच फॉर्म एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है भाई, कैपेसिटर में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर की जाती है। याद रखना कि मैं एक ऐसी एनटीएस नेट की वीडियो जल्द लेके आने जा रहा हूं कि जिसमें सब्जेक्टिव पोर्शन खासतौर पर फिजिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो यार सपोर्ट दिखाया करो, बिकॉज इतनी डिटेल में कोई भी तैयारी नहीं करवाता। सही है, और सपोर्ट दिखाया करो और सब्सक्राइब वगैरह किया करो। सही है जी, अच्छा द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स व्हिच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल, कौन कौन सी ब्रांच है भाई, फील्ड थ्योरी है, एक्यूस्टिक्स है, हाइड्रोडायनामिक है या ऑप्टिक्स है। तो फील्ड थ्योरी एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो कि ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज के साथ डील करती है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स का जहां भी वर्ड आए तो उसका मतलब यही है कि द चार्जेस व्हिच आर मूविंग। स्टैटिक का जहां भी वर्ड है इसका मतलब ये द चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट। सही है,
अच्छा, स्टडी ऑफ लिविंग साइंसेज रिलेट्स विद ऑप्शंस देखें जी, फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, जस्ट लिविंग साइंसेज या ऑर्गन साइंसेज। ऑब्वियसली लिविंग साइंसेज की बात हो रही है और स्टडी ऑफ लिविंग साइंसेज है तो ये बायोलॉजिकल साइंस ही कहलाती है। द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स वाज रिटन बाय कैल्विन, न्यूटन, एरिस्टोटल या फेरेडे। फेरेडे को हम कहते थे अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में फ्रॉडिया। खैर, एरिस्टोटल इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। नेम द ब्रांच ऑफ द साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। साउंड और साउंड वेव्स को जो ब्रांच डील करती है साइंस या फिजिक्स की तो उसको एक्यूस्टिक्स कहते हैं। The formula of interconversion of centigrade and Fahrenheit scale is so f minus 32/9 is equal to c by 5। ये काफी दफा रिपीट हुआ है, 6 से 7 दफा ये एनटीएस में रिपीट होता हुआ आया है कन्वर्जन, ठीक है। When body is in motion dash always changes। जब बॉडी मूव कर रही हो या मोशन में हो, देखें जरूरी नहीं है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकता है कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो सकता है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, या हो सकता है उसका मोमेंटम कांस्टेंट हो। इसका पोजीशन वेक्टर लाजमी चेंज होता है, सो इस पोजीशन वेक्टर लाजमी यानी कि ऑलवेज चेंजेस, सही है। man is moving a man is moving with the velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। his speed with respect to the car is obviously देखें पहली बात तो ये है कि वो मूव कर रहा है स्टैटिक वेलोसिटी से, सही है। और चले वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर भी रहा है तो उसकी जो स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार है वो तो जीरो ही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैसलेस। फोटोन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमारे पास मैसलेस होती है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब आप फॉर एग्जांपल आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ऑब्वियसली टाइम रखते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस पे आप वेलोसिटी रखते हैं जो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ये आपके पास क्या ग्राफ, जो भी ग्राफ आता है, जो भी कर्व आता है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट बताता है, क्योंकि वेलोसिटी ओवर टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, सही है जी। अच्छा, instantaneous and average velocities become equal when body dash। ऑब्वियसली जब बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, जब बॉडी की जीरो एक्सेलरेशन होती है तो आपके पास इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटीज इक्वल हो जाती हैं, सही है। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स मास। इनर्शिया जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर है मास का, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, तो लिहाजा इनकी इक्वेशंस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इनके स्टेटमेंट्स याद रखना, ठीक है। एवरी बॉडी इज इक्वल इन ऑपोजिट रिएक्शन, ये सारी चीजें याद रखना। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास की करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेज इन नेचर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि भाई जो नेचर में फोर्सेस की एग्जिस्टेंस है और पेयर ऑफ फोर्सेस की जो एग्जिस्टेंस है वो किस तरीके से है। अच्छा, ये बात मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं फिजिक्स की बुक से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराऊं, यानी कि बुक का एक एक चैप्टर तुम लोगों को डिटेल में बताऊं, तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं। तुम लोग कमेंट में लाजमी तौर पर बता सकते हो। फोर्स की डायमेंशन किस तरीके से निकलती है। देखिए फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट जो है वो है एम ए। भाई गला सूख गया, सब्सक्राइब कर देना। एम को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल टी माइनस टू। सो ऑब्वियसली एम एल टी माइनस टू जो है वो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर निकलता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायरेक्शन ऑलवेज। देखें फोर्स और एक्सेलरेशन ये दो वो क्वांटिटीज हैं जिनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेम होती है, सही है। सो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, सो दे ऑलवेज हैव द सेम डायरेक्शन, सही है जी। द कोलिजन। अच्छा, ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने कोलिजन वाले चैप्टर में से जब जो टॉपिक था, मेरे ख्याल है चैप्टर 7 8 टॉपिक था कोलिजन वाला चैप्टर जिसका नाम है, उसमें इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, ये आप लोगों को फिंगर टिप्स में होने चाहिए, सही है। द कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज आर इलास्टिक इफ द बॉडीज आर। देखिए दो बॉडीज के दरमियान अगर कोलिजन हो रही है तो वो इलास्टिक तब कहलाएगी जब वो बॉडी सॉलिड और हार्ड होंगी, ना कि सॉफ्ट और इलास्टिक होंगी। बहुत से लोग इलास्टिक का नाम देखते हैं तो ये वाली स्टेटमेंट या ये वाली स्टेटमेंट टिक कर देते हैं, नहीं। देखिए कोलिजन जब दो बॉडी के दरमियान हो रही है और वो इलास्टिक है दोनों बॉडीज, तो आपके पास ऑप्शन सी यानी कि वो बॉडी जो है वो सॉलिड और हार्ड होंगी, सही है जी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखें स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन बनती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन यूं करके बनेगी, सही है जी। सो ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ द फ्लाइट टी एंड द मैक्सिमम हाइट एच। ये मैंने आप लोगों को ब्रॉडकास्ट चैनल पे इसकी डेरिवेशन भी भेजी हुई थी एक वक्त में, तो ये वहां पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो एच इज इक्वल टू जी टी 2/8। जो लोग पूछते हैं कि उसका लिंक कहां पर मिलता है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट का, तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेकिंग ऑफ रॉकेट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। ऑब्वियसली टेकिंग ऑफ रॉकेट जो है वो किस फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, तो वो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है।
व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम्स इक्वल? तो tan इनवर्स 4 एक ऐसा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है कि जिसमें आपके पास रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट, यानी कि एम एच आप उसको कह सकते हैं। रेंज और मैक्सिमम हाइट आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लाइंग ऑफ अ रॉकेट इन स्पेस इज एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो उसमें जो एग्जांपल अगर आप डालना चाहें तो फ्लाइंग ऑफ अ रॉकेट इन स्पेस डाल सकते हैं। अगेन अब ये सवाल ये है कि भाई रेंज कब मैक्सिमम होती है? जब आपके पास एंगल जो है 45 कहाँ बनता है? ये फॉर एग्जांपल 90 है तो 90 का 45, जब आपके पास 45 एंगल हो और इस डायरेक्शन में कोई भी चीज जा रही हो या प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही हो, मूव हो रही हो, तो आपके पास जो एंगल है वो मैक्सिमम होता है। सही है, इस एंगल पे आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम होती है। सही है। अच्छा, टाइम रेंज ऑफ मोमेंट, ऑब्वियसली देखिए टाइम रेंज ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है? अगर मोमेंटम को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हो तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, और ये हमारे पास इक्वल किसके होता है? फोर्स के इक्वल होता है। सही है। Why ballistic missile fails in some circumstances of precision? So due to shape, due to air resistance, due to angle of projection, so due to air resistance. Air resistance की वजह से ही जो ballistic missiles हैं वो अपनी precision को खो बैठते हैं और accuracy खराब हो जाती है उनकी। ठीक है जी। अच्छा, a body is moving with uniform velocity. अब body uniform velocity से, for example एक गाड़ी है, ये कार है, ठीक है ना, ये जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। क्या चीज इसकी चेंज हो रही है? देखिए स्पीड तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं हो रही क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नहीं चेंज होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रही है ना। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड पहले वो गाड़ी इधर थी, अब वो इधर है, 15 सेकंड में बाद वो इधर होगी, 1 घंटे बाद वो गाड़ी इधर होगी, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट तो ओरिजिन से चेंज हो रही है। ओरिजिन मतलब जहां से वो स्टार्ट हुआ था, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन चेंजेस। सही है जी। व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब वो ये कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ है वो सेम है, बिल्कुल स्ट्रेट है। सही है, टाइम के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देन इट्स डैश, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगी ना तो आपके पास ग्राफ कभी भी इस तरह नहीं बनेगा, आपके पास ग्राफ इस तरीके से बनेगा जो मैंने अभी बनाया है ऊपर। सही है, ये तो नहीं है। एक्सेलरेशन वेरिएबल होती है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, यूं 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 करके। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो है बिल्कुल। देखें देखिए, अब मैं आपको बता दूं जीरो कैसे। अगर फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, अब जब 5 सेकंड का टाइम गुजरा तब भी आपके पास 2 ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन थी, जब आपके पास 10 सेकंड का टाइम गुजरा तब भी 2 ही। तो देखिए चेंज तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, कांस्टेंट इसको नहीं कहेंगे। क्यों? कांस्टेंट तब होता है जब आप कहेंगे 2 सेकंड के बाद, हर 2 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है ना, ये कांस्टेंट होता है। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज जीरो, ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन है। यार, व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने कर लिया है। आगे चलते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स एक्सेलरेशन। सही है। अच्छा, विच लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया? सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक ऐसा लॉ ऑफ मोशन है, ये हमने ऊपर भी एक एमसीक्यू पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद इनर्शिया। सही है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, और मोमेंटम किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो मोमेंटम का फार्मूला अगर आप लोग देखें तो P इज इक्वल टू mv होता है। m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास की करेक्ट ऑप्शन है। When a body moves in a straight line, then its displacement coincides with distance. Obviously, अगर एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग अ लॉन्ग जंप, एक लंबी जंप या लॉन्ग जंप से पहले जो एथलीट है वो पीछे से भाग के क्यों आता है? ताकि वो अपने मोमेंटम को इंक्रीज कर सके। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एनटीएस नेट प्रिपरेशन। और ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस वीडियो पे मुझे सपोर्ट दिखाते हैं तो मैं ये चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि फिजिक्स के चैप्टर वाइज कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों को यूट्यूब पर कराऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट डाउन लाजमी तौर पर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। और इस वीडियो को अगर तुम लोग अच्छे तरीके से देख ले तो नहीं समझ आती, रिवाइंड करके देखो, फिर भी नहीं समझ आती, इंस्टा पे रीच आउट करो, व्हाट्सएप पे रीच आउट करो, चीजें क्लियर करो और एनटीएस में तबाहकारियां मार के आओ। और एनटीएस में जो है ना, मैं कहता हूं कि वीआईपी सेटअप कर दो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।